नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और रोज की तरह आज भी हम लोग करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का आपका एग्जाम जो 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को होने वाला है। उसके लिए 30 प्रश्न जीके के। तो देखिए, ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम हर रोज नए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और हर एक प्रश्न को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं और समझते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो और आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में भी वीडियो शेयर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और उनसे कहिएगा अपने दोस्तों से भी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर उन्हें ठीक लगे, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी के किनारे पर स्थित है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा बौद्ध स्थल है जो किस नदी के किनारे पर स्थित है, निरंजना नदी के किनारे पर स्थित है। अब हमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी और सारनाथ। तो देखिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित है, वो है बोध गया। तो देखिए, बिहार में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के तट पर स्थित है और इसे क्या कहते हैं, फाल्गु नदी भी कहते हैं। अक्सर जो प्रश्न फिर ऐसे भी पूछ लेगा कि फाल्गु नदी के किनारे क्या है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि निरंजना नदी कहके पूछे या फाल्गु नदी। आपका वहां सही क्या होगा, बोध गया होगा। और बौद्ध मान्यताओं के अनुसार महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर उरुबेला ग्राम में ज्ञान प्राप्ति हुई और वे क्या कहलाए, तथागत कहलाए। उरुवेला में जिस पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे हम क्या कहते हैं, बोधि वृक्ष कहते हैं। और आप ये भी जानते रहिए कि लुम्बिनी कहाँ स्थित है। ये जो ऑप्शन सी दिया हुआ है, लुम्बिनी कहाँ स्थित है, नेपाल में। और कुशीनगर और सारनाथ ये दोनों कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी में स्थित है। तो जितना मैंने अभी बोला आपके प्रश्न नंबर 1 से रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आपके ध्यान में होने चाहिए। अगर ये 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके ध्यान में होंगे तो इससे आसपास ही क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप उसे सही कर देंगे। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 पूछ रहा है कि सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी। किसकी राजकीय भाषा पूछ रहा है, सातवाहन वंश की। क्या थी इसकी राजकीय भाषा, प्राकृत थी। और लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करते चलिए। हमेशा जिसकी भी आप भाषा याद कर रहे हैं उसकी लिपि भी याद करिए क्योंकि या तो भाषा आएगी या लिपि पूछी जाएगी, दोनों ही पता होना इसलिए बहुत जरूरी है। तो जो सातवाहन वंश था उसकी राजकीय भाषा क्या थी, प्राकृत थी। और लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी थी। कुछ और इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे अक्सर पूछ लेते हैं कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, सिमुक ने की थी। बिल्कुल याद करते चलिए, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की, सिमुक ने की। अब देखिए यहाँ क्या है, सातवाहन सा है और यहाँ क्या है, सिमुक सा है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, सातवाहन में भी सा, सिमुक में भी सा। तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने की, सिमुक ने की थी। और इसके अन्य प्रमुख शासक कौन है, गौतमीपुत्र शतकर्णी। अक्सर गौतमीपुत्र शतकर्णी के विषय में प्रश्न पूछा जाता है कि किस वंश से रिलेटेड है, सातवाहन से रिलेटेड है। लेकिन इसकी स्थापना किसने की, सिमुक ने की। और इसकी राजकीय भाषा कौन सी थी, प्राकृत। और लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी थी। अब इतना सातवाहन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न नंबर 3 है कि तोमर वंश का अंतिम राजा कौन था जिसने दिल्ली का सिंहासन अपने दामाद पृथ्वीराज चौहान को सौंप दिया। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनंगपाल। तो अनंगपाल थे तोमर राजवंश के अंतिम राजा थे। इनका शासन कब से कब तक था, 11वीं शताब्दी के मध्य था। और इन्होंने ही दिल्ली नगर को राजधानी के रूप में स्थायित्व प्रदान किया। उसने दिल्ली के प्रथम दुर्ग लाल कोट का निर्माण कराया था। थर्ड में आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अनंगपाल। अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए पूछ रहा है
सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रश्न में क्या पूछा गया है कि सल्तनत वंश की वास्तविक स्थापना आखिर किसने की थी? तो किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उन्होंने कौन सा वंश की स्थापना की थी? गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था? 1206 से 1210 तक था। उसकी राजधानी क्या थी? लाहौर थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था? लाख बख्श या फिर कुरान खां भी कहा जाता था। अब देखिए कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्या। एक तो पहला प्रश्न ही दिया हुआ है कि सल्तनत वंश का वास्तविक स्थापना किसके द्वारा की गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। फिर इसने किस वंश की स्थापना की? गुलाम वंश की स्थापना की। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसने कब से कब तक शासन किया? तो 1206 से लेके 1210 तक किया। इसने जो है कौन से प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया? लाल कोट का। क्या नाम है? लाल कोट का। फिर एक प्रश्न और पूछते हैं कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से हम किसे जानते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और एक नाम आप और याद कर लीजिए, कुरान खां के नाम से भी इनको हम जानते हैं। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5, पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू और किसके बीच में लड़ा गया? ये प्रश्न मैं आप लोगों को कई बार करवा चुकी हूँ। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध भारत के हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें क्या कहा जाता है? हेमू। इनका पूरा नाम भी याद रखिए, हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया। किसके बीच? हेमू और अकबर की सेना के बीच कब लड़ा गया? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप मैं आप लोग को जैसे बता रही हूं आप उसे वैसे ही याद रखेंगे। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 पूछ रहा है कि महात्मा गांधी संबंधित थे। 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना किन किन चीजों से वो संबंधित थे। ट्रस्टीशिप और समानता के सिद्धांत, अहिंसा और सच्चाई, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद, सादा जीवन और उच्च विचार। इस हिसाब से आपका इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 पूछ रहा है कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? क्या प्रश्न पूछ रहा है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता नहीं थे। हमेशा याद रखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, थे या नहीं थे। ये बहुत ध्यान देने लायक है क्योंकि अक्सर नहीं वाला पार्ट लोग मिस कर देते हैं। पूछा होता है असत्य, वो सत्य वाले पे टिक कर देते हैं। तो मैं जब भी क्वेश्चंस कराती हूँ आप लोग को हमेशा कहती हूँ कि क्वेश्चन ध्यान से जरूर पढ़िए। तो प्रश्न पूछ रहा है कि कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? ऑप्शन क्या है? चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, भगत सिंह और गोपाल कृष्ण गोखले। तो जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे, बल्कि वो कौन थे? वो कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शामिल थे। ये किस दल में आते थे? नरमपंथी ग्रंथ में, वो उसमें जो नरमपंथी नेताओं का समूह था उसमें आते थे। तो अगर नरमपंथ के नेताओं की बात की जाए तो उसमें गोपाल कृष्ण गोखले आते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। और एक और पॉइंट है जो इनसे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया था। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। पहली बात तो इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि ये नरम दल के नेता थे और ये क्या थे? ये कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे। और सन 1905 में जब बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष बनाए गए थे। अब जो कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं उसके अध्यक्ष के बारे में अक्सर प्रश्न पूछ लेते हैं, तो आप याद रखिए 1905 का इंपॉर्टेंट भी है। तो ये किस में अध्यक्ष बनाए गए? 1905 में बनारस में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था
उसमें गोपाल कृष्ण गोखले उस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए थे। एक बात इनके बारे में और इम्पोर्टेंट है, आप जानते रहिए कि गांधी जी ने अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में स्वयं गोखले को अपना राजनीतिक गुरु कहा है। प्रश्न पूछ लेते हैं, गांधी जी ने किसको अपना राजनीतिक गुरु माना है? कि उन्होंने अपनी पुस्तक माई स्टोरी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में किसको अपना राजनीतिक गुरु कहा? तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा। कुछ 3-4 पॉइंट हैं, जरूर याद रखिएगा इनके बारे में। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को किस तरह का चरण कहा जाता है? अंतिम, आरंभिक, मध्यम या संकटपूर्ण? तो उसे मध्यम चरण कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देखिए कब हुई? 1885 में की गई। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को मध्यम चरण, यानी जो 1885 से लेके 1905 तक था, उसको मध्यम चरण भी कहा जाता है। इसमें क्या था, इस समय ये जो समय अंतराल है, ये जो समय काल है 1885 से लेके 1905 तक का, इसमें जो कांग्रेस के नरमपंथी नेता थे उनको बहुत ज्यादा महत्व प्राप्त था। इनको सरकार के साथ सहयोग, आवेदन प्रत्यावेदन की रणनीति को ये सब उचित मानते थे। तो 8वें में आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वो क्या है? मध्यम। अब अगला प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे, को कौन सा आंदोलन कहा गया? ये नाम सही है। कैसा आंदोलन होगा ये? स्वदेशी आंदोलन होगा, जिसमें है कि सिर्फ जो है बाहर की कोई भी चीजों का प्रयोग नहीं किया जाएगा, सिर्फ देशी चीजों का प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसे आंदोलन को क्या कहेंगे आप? स्वदेशी आंदोलन कहेंगे। 9th में आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 10 है, महाराष्ट्र में वर्ष 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था। गुप्त समाज को क्या कहा जाता था? मित्र मेला कहा जाता था। और विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर द्वारा सन 1899 में मित्र मेला की स्थापना की गई थी। अब इसमें सन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको दूसरा नाम भी याद रखना है। एक तो विनायक दामोदर सावरकर का नाम दिया ही हुआ, दूसरा गणेश सावरकर। दोनों से पूछ सकते हैं ना, ये प्रश्न आ सकता है। और जो मित्र मेला था, इसको एक गुप्त समाज यानी सीक्रेट सोसाइटी के रूप में वर्ष 1903 में संगठित किया गया था। इसका कार्य क्या था? इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना था। चलिए प्रश्न नंबर 11 पूछ रहा है, CO2 को हरित गैस कहते हैं क्योंकि CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसे क्यों कहते हैं हरित गैस? क्योंकि यह पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को रोक लेती है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी से जो भी विकिरित ऊष्मा है उसको रोक लेती है और लंबे समय तक वायुमंडल में ठहरती है। ठीक है, तो क्या कर रही है? एक तो पृथ्वी से जो विकिरित ऊष्मा है उसको रोक ले रही है और ये वायुमंडल में लंबे समय तक ठहर रही है। ए और सी दोनों सही है, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी आपका सही कि ए और सी दोनों सही है, इसीलिए उसको हरित गैस कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा का नाम बताइए। ऐसी रेखा क्या है? तो उन्हें क्या कहते हैं? समतापी रेखा। इसे कैसे याद रखेंगे? समतापीय, सम मतलब बराबर, ताप मतलब टेम्परेचर, तो जो ताप को बराबर रखे, समान रखे, वो क्या हो जाएंगी? समतापी रेखाएं हो जाएंगी। नाम से याद रखिए। ये क्या होती है ये भी आप जानते रहिए। समतापी रेखाएं वे कल्पित रेखाएं हैं जो समान ताप वाले स्थानों को दर्शाती हैं, अर्थात समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा समतापी रेखा कहलाती है। समतापी रेखा को हम आइसोथर्म के रूप में भी जानते हैं। इसी प्रकार समदाबी और समवर्षा रेखा होती हैं जिनका अपना गुणधर्म होता है। तो समतापी रेखा को हम और क्या कहते हैं? आइसोथर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोथर्म। ये पूछा जा सकता है कि आइसोथर्म किसे कहते हैं? तो समतापी रेखाओं को कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 है,
हिमालय पर्वत और इसकी नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही चुनना है आपको। हिमालय पर्वत युवा कमजोर और अपने भूगर्भिक संरचना में लोचशील है। हिमालय को तेज बहती नदियों ने काट छाट दिया है जो युवावस्था में है। ए और बी दोनों ही आपका क्या है, सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 में पूछा जा रहा है, कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? प्रश्न क्या पूछ रहा है? कौन सी नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नहीं है? तो वो है आपकी सुवर्ण रेखा। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 15 में पूछ रहा है कि भारत में फसल ऋतुओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए, सही नहीं है से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। वो क्या है कि उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की फसल की खेती की जाती है। क्या सही आपका नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। मैं आपको इससे पहले जो है खरीफ, रबी और जो जायद की फसलें हैं उनका समय बता चुकी हूँ। एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो गेहूं की खेती होती है वो रबी में अर्थात अक्टूबर नवंबर में की जाती है। भारत की कृषि किस पर निर्भर है? देखिए, जो भारत की कृषि है वो मानसून यानी ऋतु पर निर्भर करती है। 3 प्रकार की फसलें भारत में पाई जाती हैं, खरीफ, रबी और जायद। अब खरीफ की फसल जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक उगाई जाती है। ये कौन सी फसल ऋतु को क्या कहते हैं? हम वर्षा ऋतु की फसल भी कहते हैं। इसकी जो बुआई है वो शीत ऋतु में अर्थात अक्टूबर नवंबर में की जाती है और कटाई इसकी ग्रीष्म काल में मार्च अप्रैल में की जाती है। और जो जायद की फसलें हैं वो मार्च अप्रैल से लेकर मई जून के बीच उनकी बुआई और कटाई की जाती है। तो देखिए, खरीफ, रबी, खरीफ और जायद, इन तीनों के बारे में आपको इससे पहले डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। तो बहुत ही ध्यान में रखने की चीज है क्योंकि इससे अक्सर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न नंबर 16 है, किसके लिए स्वाधार योजना स्थापित की गई? स्वाधार योजना कब स्थापित की गई? 2001 और 2 के बीच में की गई। किसके लिए की गई? गरीब और विधवाओं के लिए की गई कि महिलाओं को लाभ पहुंचाने से स्व आधार योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न नंबर 17 है कि पूरा यानी प्रोविजंस ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल इंडिया शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा शुरू किया गया था। अब प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं। 18 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि बेसल मानदंड और रूपरेखा हाल ही में समाचारों में है, निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको ये ध्यान रखना है कि बेसल मानदंड और रूपरेखा किससे संबंधित है? ये संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 है, राजकोषीय नीति निर्णय किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? केंद्र सरकार, सेंट्रल बैंक या फिर सेंट्रल बैंक? तो राजकोषीय नीति निर्णय किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? मतलब जो फिस्कल पॉलिसी होती है उसे कौन जो है निर्धारित करेगा? केंद्र सरकार करेगी। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करने और संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा राजकोषीय नीति को अपनाया जाता है। इसमें क्या होता है? आय नीति, व्यय नीति, सार्वजनिक ऋण, जो बजटीय घाटे में कमी है, ये सब राजकोषीय नीति के विभिन्न उपकरण या उपाय हैं। 19 में आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग। प्रश्न नंबर 20 है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए किस समिति का गठन किया गया? नंदन नीलेकणी समिति का गठन किया गया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए नंदन नीलेकणी समिति का गठन किया गया। इससे ज्यादा इसके बारे में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 21 पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा गलत है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सभी समान हैं। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता निषिद्ध है।
अनुच्छेद 19 उपाधियों का उन्मूलन, क्या पूछा जा रहा था कि गलत है। तो आपका जो 19 है उपाधियों का उन्मूलन, ये इसमें नहीं बताया गया है, बल्कि इसमें क्या बताया गया है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आपका जो दिया हुआ था उपाधियों का उन्मूलन, ये गलत हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 22 देखते हैं क्या है। 22 में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है। नीति निर्देशक मतलब डीपीएसपी किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नीति निर्देशक तत्व से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी। प्रश्न नंबर 23 है कि निम्न में से किस योजना आयोग या योजना ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपमहाद्वीप के त्रिस्तरीय संघ की संस्तुति दी, वो था कैबिनेट मिशन था। क्या सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 पूछ रहा है संविधान सभा के किस नेता ने, किसके नेता ने, संविधान सभा के संवैधानिक उपायों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना। किसने माना, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने माना। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है वो संवैधानिक उपचारों या उपायों से संबंधित है। याद रखिएगा कि एक तो जो प्रश्न पूछा गया है वो कि किसने इनको जो संवैधानिक उपायों का अधिकार था, किसने हृदय और आत्मा माना, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने माना। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है ये, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। इसमें क्या है कि यदि किसी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। और इस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। कितने प्रकार की रिट जारी करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। क्या क्या है देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेक्षण। पहला क्या है याद रखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा अधिकार परीक्षा, पांचवा क्या है, उत्प्रेक्षण है आपका। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगला प्रश्न नंबर 25 है कौन सा अनुच्छेद संविधान का सर्वोच्च न्यायालय को पत्र जारी करने का अधिकार देता है। कौन सा है, अनुच्छेद 32 है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा उसके बारे में। प्रश्न नंबर 26 है कौन सा एक ठोस है, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, एथिल अल्कोहल और ईथर। तो कौन सा ठोस है, आयोडोफॉर्म है। कौन जो है आपका ठोस है, आयोडोफॉर्म है। ये कैसा होता है, ठोस अवस्था में होता है। ये पीले रंग का रवेदार पदार्थ होता है जिसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है और इसका उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म क्या है, ये मधुर गंध वाला द्रव होता है जिसकी जो वाष्प सूंघने पर अस्थायी बेहोशी आ जाती है और इसका प्रयोग किसमें करते हैं, सामान्य निश्चेतक यानी एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। अब देखिए क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामान्य निश्चेतक के रूप में, क्या मैं बोल रही हूँ, सामान्य निश्चेतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का। बिल्कुल इस बात को याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है अक्सर ये। फिर आपको एक और ऑप्शन दिया था एथिल अल्कोहल, इसका ये क्या है, ये भी वाष्पशील द्रव है और ये वार्निश, पेंट आदि में विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और ईथर क्या है, ईथर एक रंगहीन तीक्ष्ण स्वाद वाला अति वाष्पशील द्रव होता है। तो थोड़ी थोड़ी कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इन सब के बारे में याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 27 है कौन सा सिल्वर नाइट्रेट विलयन में से सिल्वर को विस्थापित नहीं करेगा। कौन सा सिल्वर को विस्थापित नहीं करेगा, गोल्ड। कैसे ही आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है कि 5 प्रतिरोधक हैं, 2 ओम, 3, 4 और 5, 6 ओम को एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया। 5 ओम प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धारा होगी, पूछा जा रहा है।
तो देखिए अगर आप प्रतिरोध का फॉर्मूला लगाएं तो आपको कितने दिए, 1 2 3 4 5 कुल दिए हुए हैं। तो इसमें आप क्या करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 करेंगे, सबको आप जोड़ देंगे। अगर 2 और 3 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20 आ जाएगा, ये 20 ओम हो जाएगा। पूछा क्या जा रहा है कि 5 ओम प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होगी। तो ओम के नियम से V इक्वल्स टू आई आर होता है ना। अब देखिए हमें I की वैल्यू निकालनी है, तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R हो जाएगा। कितने का दिया था, 6 वोल्ट का हमें दिया हुआ है, तो 6 हो जाएगा। और हमने R कितना निकाला है, 20 निकाला है। तो कितना आंसर इसमें आ जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.3। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 29 है, कौन सा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम त्वचा के जलने, सांवले और कैंसर आदि के लिए प्रमुख कारण है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूवीबी विकिरण। प्रश्न नंबर 30 है, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है, किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित होता है। किसके भीतर स्थित होता है, यकृत यानी लीवर के अंदर पित्ताशय आपका स्थित होता है। ये क्या होता है, गहरे लाल या कत्थई रंग की कोमल परंतु कठोर लगभग 22 सेंटीमीटर लंबी और चौड़ी और लगभग 1.5 किलोग्राम भार की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। याद रखिएगा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि 1.5 किलोग्राम भार की ये होती है। तो आप आज की हमारी ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। हम आपसे मिलेंगे कल अपनी अगली क्लास में, जिसमें हम 30 प्रश्न लाएंगे, लेकिन सभी प्रश्नों को हम आज की तरह ही पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाते हुए एकदम उसको करवाएंगे। तो हम आपसे मिलते हैं कल अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सभी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करते रहें। आप सभी को आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेस्ट विशेस, पूरे मन के साथ करिए, बिना निराश हताश हुए। अभी आप लोग के साथ पास बहुत समय है। तो हम आपसे मिलते हैं कल, तब तक आप सभी को बेस्ट विशेस। नमस्कार।